अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मुरूसी सियासत क्या होती है और ये किस तरह जमहूरियत का मजाक बना देती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मुरूसी सियासत होती क्या है। मुरूसी सियासत ऐसी सियासत को कहते हैं जिसमें एक ही ख़ानदान के मल्टीपल अफराद पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हों। ऐसी सियासत को मुरूसी सियासत कहते हैं। पाकिस्तान में जैसे कि दो फैमिलीज़ हैं जो कि काफ़ी सालों से मोर दैन 50 ईयर से पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिक्स में और वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। चाहे फिर उनकी मतलब नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव रोल है, लेकिन वो मुरूसी सियासत कर रही हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स सिर्फ दो ख़ानदान उन्होंने अपना सिर्फ इसको बर्थडे राइट समझा हुआ है। नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया ज़ियाउल हक ने ताकि वो कंटेन कर सकें भुट्टो की पॉलिटिक्स को। जैसे जैसे स्टार्ट में तो उनकी आपस में एक दूसरे के साथ एनिमोसिटी थी, लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे इनकी पॉलिटिक्स मैच्योर होती गई तो इन्होंने एक दूसरे का अल्लाह कर लिया ताकि कोई तीसरा बंदा इनकी पॉलिटिक्स को, इनके इंटरेस्ट को चैलेंज ना कर सके। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो पूरी दुनिया में अनयूजुअल नहीं है, बल्कि अगर हम देखते हैं रीजन में तो इंडिया में भी नेहरू ने सेवरल ईयर्स के लिए वहाँ पर रूलिंग की है। जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल के लिए, इंदिरा गांधी 16 साल के लिए वहाँ पर रूलिंग करती है। इसी तरह राजीव गांधी 5 साल के लिए रूल करता है और मनमोहन सिंह इसी की एक प्रॉक्सी थी जिसने 10 साल के लिए वहाँ पर रूलिंग की। यानी कि नेहरू डोमिनेट पॉलिटिक्स इंडिया में 67 साल में से 47 साल रही। यहाँ तक कि खुद ही फिर जो है ना वो पॉलिटिक्स को आकर संभाल लेता है 2014 के बाद। लेकिन इस तरह ये ख़ानदान पॉलिटिक्स में डाउन तो हो जाता है लेकिन अभी पॉलिटिक्स से आउट नहीं होता। इसी तरह फिलीपाइंस में भी दो फैमिली है, मार्कोस और दूसरी एक्विनोज है। दोनों की दो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और दोनों डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जो है बहुत ज़्यादा फेमस प्रेसिडेंट रहे थे जिन्होंने 21 साल के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंसी की अपनी। लेकिन फिर बाद में उन पर और उनकी बीवी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और इस तरह उनको ऑफिस से निकाल दिया जाता है। लेकिन जल्द ही अवाम जो सब कुछ भूल जाती है और उनके बेटे को प्रेसिडेंट बना देती है। इसके बाद अपोजिशन में एक बहुत ही फेमस फिगर बेनिंगो एक्विनो जूनियर जो कि असिसिनेट हो जाते हैं और फिर इनकी बात जो है ना इनकी वाइफ को एक फेवरेबल वोट मिल जाता है जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बन जाती है। फिर कुछ सालों के बाद उनके बेटे बन जाते हैं प्रेसिडेंट। तो यानी मुरूसी सियासत फिलीपाइंस में भी चली आ रही है, इंडिया में भी चली आ रही है और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि पाकिस्तान में भी मुरूसी सियासत है। इसी तरह लातिन अमेरिका, सब सहारा रीजन में, नॉर्थ अमेरिका में भी और यूरोप में भी आपको ये देखने को मिलती है। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे के साथ साथ नहीं चल सकती क्योंकि डेमोक्रेसी जो राइट्स देती है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो सल्व कर लेती है। इस तरह तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लैशेस में ही सकते हैं, जो क्लैशेस हो सकते हैं दोनों में, लेकिन ये एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते क्योंकि ये तो राइट्स की वायलेशन करती है। इसी तरह हेरिडिटरी पॉलिटिक्स भी एशिया में आप लोगों को देखने में मिलती है। जैसा कि श्रीलंका में अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर महिंदा राजापक्षी जिन्होंने काफ़ी साल के लिए वहाँ पर हुकूमत की है, यानी वो 10 साल प्रेसिडेंट रहते हैं और 5 साल के लिए फिर जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और फिर बाद में ऐसा वक्त भी आता है कि महिंदा राजापक्षी की फैमिली से ही एक भाई प्रेसिडेंट होता है तो दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर होता है, तीसरा भाई फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो चौथा भाई डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। यानी कि पूरी की पूरी सियासत की भाग दौड़ सिर्फ इसी खानदान ने संभाली हुई थी। इससे पहले बंदरे नाई की फैमिली है, वहाँ पर वो अपनी मुरूसी सियासत करती है जो कि 1956 से लेकर 1959 तक पहले हुकूमत करता है, फिर उसको असिसिनेट कर दिया जाता है। फिर उनकी वाइफ सिरी मावो बंदरे नाई के जो कि सेवरल ईयर्स के लिए इंटरमिटेंटली रूल करती है 1960 से लेकर सन 2000 तक। यहाँ तक कि ऐसा टाइम भी आता है कि एक टाइम में बेटी प्रेसिडेंट होती है तो माँ प्राइम मिनिस्टर होती है। यानी कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो किसी खास रीजन में नहीं है, बल्कि ये आप लोगों को पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। रिसर्च पब्लिश हुई थी, सोशल रिसर्च काउंसिल हिस्टोरिकल सोशल रिसर्च जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके मुताबिक 1029 इस वक्त पॉलिटिशियन जो कि एग्जेक्टिव पोस्ट हैं वो सारी की सारी इसी ख़ानदान के पास हैं। यानी कि अगर हम पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन का 12% सिर्फ और सिर्फ इसी फैमिली की सियासत के पास है। इमरान खान ने मुरूसी सियासत के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाया है, क्योंकि उसने तो पाकिस्तान में वेस्टर्न डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल इंस्टॉल करने की, इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। इसी तरह इसी के साथ उन्होंने बात की थी कि वो पाकिस्तान में रियासत मदीना का मॉडल भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि पार्टी और इसी बिना पे उन्होंने बाकी पार्टीज़ के इख्तलाफ किया कि वो मुरूसी सियासत करती हैं। ये बात ठीक है कि इमरान खान का यहाँ पर कोई भी नहीं है, कि उसके बाद उसकी फैमिली का कोई भी नहीं है फैमिली मेम्बर जो उसकी मुरूसी सियासत को चलाता, जिस चीज़ के वो खिलाफ भी है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि पीटीआई में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह पीटीआई में भी कोई सियासत नहीं है। इमरान खान ने 26 ईयर्स स्ट्रगल की है, लेकिन कोई वो ऐसी तब्दीली ना ला सका। उसने अवाम को मैच्योर किया, ये बात दुरुस्त है। अवाम को उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को उन्होंने उजागर किया, लेकिन बात यह अगर हम सियासत की करते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को सही मायनों में उन्होंने भी इंस्टॉल नहीं किया।
अगर बात आ जाती है चुनाव की बात आ जाए एक डिक्टेटर के दरमियान और डेमोक्रेसी के दरमियान, तो मेरा ख्याल है कि एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन डिक्टेटरशिप। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये जो दो ख़ानदान हैं, इन्होंने जो सियासत की है वो एक डिक्टेटरशिप टाइप की सियासत की है। लेकिन जैसे कि कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, इन लोगों की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हुआ है। और वो 3 प्रोमिनेंट नाम लेते हैं जिसमें नवाज शरीफ, बेनज़ीर और जरदारी का नाम है। क्योंकि इमरान खान भी इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं ला सका। अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से होता क्या है, इससे मेरिट का निज़ाम डीरेल हो जाता है। सारी की सारी पॉलिटिकल पावर हाथों में एक ही मतलब ख़ानदान के पास एक ही ख़ानदान के पास इकट्ठी हो जाती है। वो सारा का सारा इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। मेरिट का निज़ाम बिल्कुल वो हो जाता है। जस्टिस ह्यूमन राइट की वायलेशन हो जाती है। इसी तरह इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है। ये सारी के सारे इसकी काजेज़ होती हैं जो इसकी वजह से होती है। करप्शन होती है, नेपोटिज्म होती है। वो जो रिजर्व सीट्स होती हैं उन पर भी उन्हीं का असर रसूख होता है। लेकिन कुछ लोग जो ये ख्याल करते हैं कि नहीं, इससे स्टेबिलिटी प्रमोट होती है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग इनको वोट कास्ट करते हैं क्योंकि वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि ये एक अहल ख़ानदान है, इनको लेगेसी के तौर पर एक लीडरशिप मिली है, वो चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, वो चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इनके रिलेशंस हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो वो मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक इनएक्सपीरियंस बंदे से बेहतर है कि मुरूसी सियासतदान बेहतर है। तो ये सब काजिज़ और उसके सोल्यूशन हैं। मेरा ख्याल से इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कुछ ऐसे लॉज पास किए जाएं कि जो मुरूसी सियासत को लिमिटाइज़ कर सकें, ताकि वो पावर्स का पर्सनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल होने से बचा सकें। क्योंकि मुरूसी सियासत पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, सबको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर देती है। उनकी जो डेमोक्रेसी है, उनकी जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का रूट है, उसको वो तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो मेरा ख्याल से ये लॉज इंट्रोड्यूस करके इन पे इम्प्लीमेंट करवाए जाए तो मुरूसी सियासत को ख़त्म किया जा सकता है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।